नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस और चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम पर चर्चा करेंगे और अंत में आपको दिखाएंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बताए संबंध बेहतर। यूक्रेन रूस संघर्ष के समाधान के लिए पुतिन के साथ जल्द बैठक की जताई उम्मीद। किम जोंग उन के साथ भी बातचीत के दिए संकेत। अवैध आव्रजन के खिलाफ भारत सख्त। किसी भी अन्य देश में बिना वैध दस्तावेज के रहने वाले भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में की जाएगी मदद, लेकिन पेश करने होंगे सबूत। गाजा में संघर्ष विराम के बाद अब इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सैन्य अभियान का किया विस्तार। अभियान में अब तक 12 की मौत। बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, इजरायली सेना सोमवार की समय सीमा तक दक्षिणी लेबनान से अपनी वापसी नहीं करेगी पूरी। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए तेज। रूस ने यूक्रेन द्वारा मॉस्को समेत 13 इलाकों पर किए हमलों को किया विफल। रूस ने भी मध्य कीव पर किया हमला, 3 की मौत। नेटो प्रमुख ने कहा, यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों का भुगतान करेगा यूरोप। कांगो में सेना से लड़ रहे M23 विद्रोहियों को मिली सफलता। गोमा शहर के नजदीक पहुंचे विद्रोही। उत्तरी कीव प्रांत के सैन्य गवर्नर की M23 विद्रोहियों के हमले में हुई मौत। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, चीन और उत्तरी कोरिया के नेताओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। इन बयानों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत के रूप में भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ट्रंप प्रशासन एक को खुश रखने के लिए कईयों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा रुख यूक्रेन संघर्ष को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही ट्रंप अपनी हर योजना को जल्दी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने अपना चुनाव अभियान में जिक्र किया था। चाहे वो काम अमेरिका को फिर से शिखर पर पहुंचाने का हो या फिर दुनिया के हर कोने में शांति स्थापित करने का हो। शांति दूत के रूप में पहचान बनाने को लेकर उत्साही ट्रंप पुतिन को साथ कर यूक्रेन संघर्ष को खत्म कराना चाहते हैं, तो जिनपिंग को आईने में उतार कर चीन के साथ व्यापार को शिखर पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि अपने पिछले कार्यकाल के खत्म होने से ठीक पहले किम जोंग उनसे द्विपक्षीय मुलाकात कर अमेरिका के साथ जारी तल्ख रिश्ते पर कुछ मरहम लगाने की कोशिश की थी। यानी सत्ता में वापसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति और नियत साफ कर दी है। रूस और उत्तर कोरिया को सकारात्मक संदेश दिया, जो दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। निजी चैनल को दिए पहले साक्षात्कार में ट्रंप ने पुतिन की तरह किम जोंग उनको स्मार्ट नेता करार दिया। बहरहाल ट्रंप अपने पहले साक्षात्कार में दिए संदेश पर कितना अमल करते हैं, उसका आकलन आने वाले वक्त में हो सकेगा। लेकिन दावोस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन का मतलब कुछ और ही निकाला जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में उन्होंने ओपेक देशों से तेल की कीमतों को कम करने की अपील की थी, ताकि दुनिया तक रूसी तेल की पहुंच को रोका जा सके। इसके पीछे ट्रंप का मकसद रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना हो सकता है, ताकि पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। हालांकि दावोस के मंच पर ट्रंप ने शांति समझौते को सुरक्षित करने के लिए प्रयास जारी रखने की बात कही। उधर शांति वार्ता के लिए ट्रंप की पेशकश की रूस ने सराहना तो की, लेकिन क्रेमलिन पर प्रतिबंध की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। क्रेमलिन प्रवक्ता के मुताबिक प्रस्तावित मुलाकात के लिए राष्ट्रपति पुतिन अपनी रजामंदी दे दी है, जबकि अभी वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलना बाकी है। दूसरी तरफ कार्यभार संभालने के ठीक बाद टिकटॉक पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटवाने को चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को सामान्य करना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ त्रिपक्षीय समझौता अमेरिका को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोकने का काम करेगा। मतलब साफ है कि ट्रंप प्रशासन एक को खुश करने के लिए कईयों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा रुख यूक्रेन संघर्ष को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप सिन्हा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। दिलीप सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि दो धुरी बनी हुई हैं विश्व के अंदर में। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ एक तरफ अमेरिका और उसके साथ के देश हैं, दूसरी तरफ चीन है, रूस है, उत्तर कोरिया है और अन्य देश हैं। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो बयान आए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं चीन, उत्तर कोरिया और रूस के साथ संबंधों को लेकर? कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं अभी, उनमें देखना होगा कि वो किस बयान पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने पहले कहा था, चुनाव के पहले कहा था कि आते ही पहले ही दिन वो चीन पर 60% टैरिफ लगा देंगे जी। लेकिन अब वो बात भूल चुके हैं। उसकी अब बात करें 10%, शायद वो ही बात ना करें। एक और वो बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया को कि तेल के दाम कम करो ताकि रूस को नुकसान हो सके। रूस को नुकसान होगा तो वो यूक्रेन युद्ध बंद कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्यों में बहुत अंतर विरोध है। एक और वो नेटो का विरोध कर रहे हैं कि नेटो से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, नए अपॉइंट हुए मार्को रूबियो, उन्होंने बात की नेटो के महासचिव से, मार्क रुटे से, और उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका पूरी तरह उनके साथ है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार है वो अपनी नीति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है प्रशासन का कि वो अनेक तरीके के बयान देते हैं, धमकाते हैं लोगों को, बुली करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना लाभ उठा सकते हैं उसका वो। तो मेरे ख्याल से इसी की एक कड़ी है कि वो चीन को एक और धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी ओर बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करने की बात कर रहे हैं। बातचीत उन्होंने की भी है शी जिनपिंग के साथ, और बाकी सारे देश जो है वो सहमे हुए हैं। शी जिनपिंग और पुतिन ने आपस में बहुत बातचीत की, क्योंकि वो भी निश्चित नहीं है उनका भी दृष्टिकोण की डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, क्या वो कड़ा रुख अपनाएंगे या नर्म रखेंगे और शांति का प्रयास करेंगे, या कि रूस को, जो उन्होंने अभी हाल में बात की थी, तो रूस को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और रूस को, यदि रूस यूक्रेन में शांति स्थापित नहीं करता है तो उसका खामियाजा भुगतना होगा रूस को। ये सारी बातें अभी बहुत बहुत नई हैं और हमें थोड़ा समय और देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों को स्थिर बनाने के लिए। दिलीप सिन्हा जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है उसके पीछे क्या कुछ आपको कारण लगते हैं? इसका सब प्रमुख कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है काम करने का वो है धमकी देने का, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर ही अभी एक आदेश पारित कर दिया कि बर्थ राइट जो होता है नागरिकता का, कि जन्म से नागरिकता मिलेगी, उसके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि जैसा कि अमेरिका के एक जज ने कहा कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है क्योंकि वो संविधान विरोधी है। वो ये आदेश उनको इस प्रकार आदेश देने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार अच्छा उस आदेश के विरुद्ध 25 प्रांतों ने चुनौती दी है न्यायपालिका में। तो इस प्रकार का ये उनका स्टाइल है काम करने का कि थोड़ा बुली करो, थोड़ा धमकाओ और देखो कितना फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन अगर पिछले बार के कार्यकाल को हम देखें तो आपको उनके पुतिन के साथ रिश्ते, शी के साथ रिश्ते और साथ ही साथ उत्तर कोरिया किम जोंग के साथ रिश्ते, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा किया वो उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया कि उनका जो पहला कार्यकाल था उस कार्यकाल में रूस के साथ तनाव बढ़े थे, क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 में ट्रंप सत्ता में आए, उसके 2 वर्ष पहले रूस ने क्राइमिया को अधिग्रहित कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, और उसके बाद तनाव बढ़ा था। और ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। चीन के साथ तो तनाव बहुत ही बढ़ा था, क्योंकि चीन के साथ उन्होंने फिर वो टैरिफ युद्ध शुरू किया, अमेरिकी कंपनियों को कहा कि आप वापस अमेरिका आओ। तो चीन के साथ जो संबंध बिगड़ना शुरू हुए थे वो बहुत हल्के तरीके से ओबामा के समय शुरू हुए थे, लेकिन जो प्रमुख जो खटास आया उनके संबंधों में वो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में आया था। और चुनाव के समय जो उन्होंने जो बयान दिए थे उसमें तो लगता था कि वो चीन पर बुरी तरह से वो हावी हो जाएंगे और चीन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अब शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ शायद लाभ उठा सकें शांति की बातचीत करने से।
तो अभी हमें देखना होगा कि दिलीप जी, इस सब के बीच अगर हम देखें तो चुनाव के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि वो पीस मेकर बनना चाहते हैं। तो वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि उनकी क्या सही में मंशा है कि शांति आए, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें या दूसरे मामलों की बात करें? देखिए, उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें एक विशेषता निश्चित रूप से थी कि वो पहले राष्ट्रपति थे कई राष्ट्रपतियों के बीच में जिन्होंने कोई नया युद्ध नहीं शुरू किया। उसके पहले हर राष्ट्रपति ने कोई नया युद्ध को शुरू किया या कहीं किसी प्रकार के हमले किए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। तो वो एक, और जिसे वॉर मॉन्गर कहते हैं, उस प्रकार के राष्ट्रपति निश्चित रूप से नहीं है वो होंगे। लेकिन तब है कि वो अमेरिका को निश्चित रूप से अमेरिकी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और जो अमेरिका का जो व्यापार में जो उसका जो घाटा चल रहा है, जिससे कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसको निश्चित रूप से वो सुधारना चाहते हैं। और उनका यही मुख्य प्रयास रहेगा कि टैरिफ लगा करके अमेरिकी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। उनकी ये नीति पहले कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी और उसी नीति को प्रेसिडेंट बाइडेन ने आगे बढ़ाया, जिससे कि काफी हद तक अमेरिका में वापस निवेश होना शुरू हो गया है। ठीक है दिलीप जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे इस विषय पे। संक्षेप में बताइएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया अपने तेल की कीमतें वहाँ पर घटाए, या वो कहते हैं कि पुतिन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ये रूस यूक्रेन युद्ध के लिए कितना फायदेमंद होगा? क्या युद्ध बंद होगा इससे? उसमें जो रूस पर जो उनके बयान थे युद्ध के पहले, वो बयान बड़े अजीबोगरीब थे। एक उन्होंने कहा था कि यदि अमेरिका में एक मजबूत राष्ट्रपति होता उनकी तरह, तो पुतिन को हिम्मत नहीं होती यूक्रेन पर आक्रमण करने की। यानी कि वो अपने आप को एक मजबूत राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं और दिखाना चाहते हैं। लेकिन यदि मजबूत राष्ट्रपति के रूप में दिखाना चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन की सुरक्षा भी करनी होगी, क्योंकि आक्रमण जो हुआ है वो रूस का हुआ है आक्रमण यूक्रेन पर, और यूक्रेन अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ रहा है इस वक्त, और उसका सबसे बड़ा सहायक अमेरिका है यूरोप के अलावा। तो ऐसे में यदि यूक्रेन की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दबाव डालते हैं ज़ेलेंस्की पर कि वो आत्मसमर्पण कर दे, तो उससे उनकी छवि पर बहुत आघात पहुंचेगा, क्योंकि वो एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में नजर आएंगे। इसलिए उनके लिए वो प्रयास निश्चित रूप से करेंगे किस प्रकार का समझौता हो, लेकिन उन्हें ज़ेलेंस्की के जो हित हैं, यूक्रेन के जो हित हैं, उसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसकी पाकिस्तान में काफ़ी निंदा हो रही है। सरकार ने इस कानून का उद्देश्य फर्जी खबरों पर लगाम लगाना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करना बताया है। हालांकि विपक्षी दल, पत्रकार संगठन और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का मुखौटा लगाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से अपना बदरूप चेहरा दिखाने लगा है। पाकिस्तान सरकार अपने ही लोगों की आजादी को कुचलने की पूरी तैयारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लेकर आया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में साइबर कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। सरकार ने इस कानून का उद्देश्य फर्जी खबरों पर लगाम लगाना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करना बताया है। हालांकि विपक्षी दलों, पत्रकार संगठनों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। वहीं बात करें इस विधेयक की तो पैका 2025 पाकिस्तान का एक संशोधित साइबर कानून है जिसका उद्देश्य फर्जी खबरें और सोशल मीडिया पर अनियमित सामग्री को नियंत्रित करना है। इसके तहत जो भी फर्जी खबरें फैलाएगा या ऐसी सामग्री पोस्ट करेगा जिससे समाज में डर या अशांति फैले, उसे 3 साल तक की जेल या 20 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा विधेयक में सोशल मीडिया नियामक प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है जो सोशल मीडिया से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेगी। इसमें संसदीय कार्रवाई पर नियंत्रण भी रखा गया है जिसके तहत संसद या प्रांतीय विधानसभाओं की कार्यवाही का कोई भी हिस्सा जिसे हटाने का आदेश दिया गया हो उसे सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों को संभालने के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली भी बनानी होगी। वहीं सोशल मीडिया शिकायत परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है जो साइबर अपराधों से जुड़े मामलों को सुनेगी और कार्रवाई करेगी। इस बीच पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने इस विधेयक को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने यह कानून पारित करते समय पत्रकार संगठनों और हितधारकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया है। वहीं डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनके मुताबिक फर्जी खबरों की आड़ में सरकार सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति को सीमित करना चाहती है। इसके अलावा विपक्षी दलों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल जैसी पार्टियों ने इसे अस्वीकार्य बताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। पीटीआई ने इसे विपक्ष और मीडिया को चुप कराने की साजिश कहा है। इस बीच सरकार ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह विधेयक फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद करेगा। डिजिटल गवर्नेंस के जरिए पाकिस्तान को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का कदम है। बहरहाल पैका 2025 को अब उच्च सदन सेनेट से पारित होना है। अगर यह सेनेट में पास हो जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो यह कानून बन जाएगा। दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पर। दिलीप जी, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? आपने देखा कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है और किस तरह से जो विपक्षी दल हैं, वहाँ के पत्रकार संगठन हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे कई सवाल कई देशों में उठ रहे हैं। सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव होता है समाज के ऊपर, विशेषकर बच्चों के ऊपर, सोशल मीडिया पे जो असामाजिक तत्व हैं उनको जो बढ़त मिल जाती है, उनको जो खुली छूट मिल जाती है, उसके खिलाफ कई देशों में सवाल उठ रहे हैं और नियंत्रण की बात हो रही है। पश्चिमी देशों में भी हो रही है, भारत में भी इसकी बात होती है। इसलिए इस पे बातचीत होना निश्चित रूप से इस पर ये एक वाजिब बात है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के साथ समस्या ये है कि उस पर किसी का भरोसा नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने एक जो प्रमुख विदेशी विपक्षी दल है उस पर तो लगाम लगा दी है लेकर के। प्रमुख जो नेता है वहां के वो जेल में हैं, 14 वर्ष का उनको सजा मिल चुकी है। तो सबको लगता है कि ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है, पाकिस्तान सरकार कर रही है, वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रही है। वो दमन की कार्रवाई है और अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कर रही है, न कि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाने के लिए। तो ये सवाल मंशा का है, उद्देश्य का है, न कि इस बात का है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं।
यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल रहा है, अभी हमने ही 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, वहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर पतंगबाजी को गैर इस्लामी बताकर उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। कई जगहों पर पतंगबाजी को रोक दिया गया, हालांकि वो हिंदू समुदाय को निशाना बनाने के लिए था। वहाँ पर वसंत का मौसम आना है और पंजाब प्रांत में काफ़ी वहाँ पर पतंगबाजी होती है, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विषय दूसरा है। सवाल ये है कि क्या कट्टरपंथी और पाकिस्तानी सेना, जो हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं काफ़ी वहाँ पर हावी हो रहे हैं विपक्ष को दबाने में और दूसरे मामलों में, आपको लगता है कि एक बार फिर यही कारण है कि वहाँ पर जो विपक्षी दल हैं या पत्रकार संगठन हैं या दूसरे लोग हैं वो अपनी सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो तो बहुत पुरानी बात है। अब जो है वो है कि राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, या और जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में जो हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो पीपीपी जो कि अलायंस का एक हिस्सा है, उनके साथ ही मतभेद हो रहे हैं। उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो विरोध हो रहा है सरकार के विरुद्ध, इन सब के कारण पाकिस्तान सरकार के पर जो दबाव पड़ रहा है, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान सरकार ने जो दमनकारी नीतियां शुरू कर दी हैं, उनको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं वहां पर। और किसी को इस बात का विश्वास नहीं है कि ये सरकार जो नए कानून ला रही है वो इस उद्देश्य से ला रही है कि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाया जाए। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि जो विपक्षी दल है उसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, और जो मीडिया है वहां पर, जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता वहां की मीडिया को है, उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए। इसी कारण जो समूचा जो मीडिया उपस्थित था असेंबली में, उसने वॉकआउट किया और बाहर प्रदर्शन किया इस कानून के विरुद्ध। तो जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सारे जो आयाम हैं पाकिस्तान के, उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि हाल के वर्षों में पाकिस्तानी सेना का दबदबा और बढ़ गया है वहाँ पर प्रशासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर? हमने देखा कि जो आर्मी चीफ है उसके लिए वहाँ पर नियम बदल दिए गए, जुडिशरी में वहाँ पर नियम बदल दिए गए। किस तरह से आप इसको देखेंगे? पाकिस्तान में सेना का दबदबा तो हमेशा रहा है जी। अभी जो समस्या है वो एक और है कि सेना के अंदर भी मतभेद पैदा हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान के समर्थक भी सेना में हैं। आपको याद होगा कि जो पुराने सेनाध्यक्ष थे या जो DGI थे वो इमरान खान के समर्थक थे जी। तो सेना के अंदर जो मतभेद शुरू हो गए वो एक अलग समस्या पाकिस्तान के लिए हो गई है, क्योंकि पहले सेना के अंदर मतभेद बहुत कम हुआ करता था। अब उसके कारण पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें और अनिश्चितता आ गई है, और जो तनाव है वो और बढ़ गए हैं, क्योंकि एक और इमरान खान की लोकप्रियता है और दूसरी ओर सेना का जो दबाव है, और इधर PPP और PMLN के बीच में जो मतभेद शुरू हो रहे हैं वो हैं। तो इन सबको लेकर के वहां पर जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत ही अनिश्चित और कठिन दौर से गुजर रहा है। ठीक है दिलीप सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और इन दोनों विषयों पे आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सैन्य अभियान छेड़ दिया है। पिछले 4 दिन से इजराइल जेनिन के शरणार्थी कैंप में छापे मार रहा है। छापों में अभी तक 12 मौतें हुई हैं और 40 लोग घायल हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजरायली सेना सोमवार की समय सीमा तक दक्षिणी लेबनान से अपनी वापसी पूरी नहीं करेगी, क्योंकि लेबनान ने अभी तक युद्ध विराम समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने 13 इलाकों में यूक्रेन के 121 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। हालांकि यूक्रेन ने एक तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि कीव के नजदीक रूसी ड्रोन हमले में 3 लोग मारे गए। इस सबके बीच नाटो महासचिव मार्क रट ने अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने का आह्वान किया और कहा कि यूरोप इसके बिल का भुगतान करेगा। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में देश के हाई ग्रोथ रेट को नकली बताया और उन्होंने दुनिया पर भी उनके भ्रष्टाचार के बारे में सवाल न उठाने का आरोप लगाया। यूनुस ने आरोप बिना कोई आंकड़े और तर्क लगाए दिए हैं, जिसके बाद समझा जा रहा है कि वह शेख हसीना से अपनी खींच मिटा रहे हैं और खुद अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने में नाकाम रहे हैं।
अमेरिका में बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर देश की एक कोर्ट ने रोक लगा दी है। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे अमेरिका में जन्मे ऐसे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दें जिनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं है। ब्रिटेन की अदालत ने 18 साल के एक लड़के को 52 साल की सजा सुनाई है। रुदा कुवाना नाम के इस लड़के ने गत जुलाई में उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम पर आधारित योग और नृत्य कार्यशाला में 3 स्कूली छात्राओं की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। पूर्वी कांगो में कांगो की सेना से लड़ रहे M23 विद्रोहियों को बड़ी सफलता मिली है। विद्रोही गोमा शहर के नजदीक पहुंच गए हैं। M23 लगभग 100 सशस्त्र विद्रोहियों का एक समूह है जो दशकों से चले आ रहे संघर्ष में रवांडा की सीमा के साथ साथ खनिज समृद्ध पूर्वी कांगो में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। इस कारण यहाँ लोगों का विस्थापन बढ़ा है और कई लोग मारे गए हैं।